देन चैप्टर 3 है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। हमारे किन टाइप्स की ऑफ कंपनी होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी हमने प्राइवेट एंड पब्लिक में डिवाइड कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने गवर्नमेंट होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी में डिवाइड कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी इनलैंड एंड फॉरेन और अदर कंपनीज भी हमारी बहुत सारी है। तो अदर कंपनीज को छोड़ते हुए आज बाकी के सारे टॉपिक्स जो है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर हमारी 3 टाइप्स की कंपनी होगी। फर्स्ट इज द चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी आपकी कौन सी कंपनी होगी? ये सबसे पुरानी कंपनी होती है, प्राचीन काल में ये चलती थी। इन कंपनीज में इनको कुछ स्पेशल अथॉरिटीज जो है वो अवेलेबल कराने के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन कंपनी को फॉर्म करने का काम किया जाता था। यानी कि किसी स्कोप में आपको शासन करना है या अपनी जो सैनिक शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करना है, तो हम इन कंपनीज को बनाने का काम करते थे। तो चार्टर्ड कंपनी से कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 जो बनी थी वो चार्टर्ड कंपनी ही कहलाती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में जो बनी थी, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, वो भी चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। ये शाही आज्ञा पत्र के द्वारा ही बनाई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? इनको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है? जो कि हमारी कंट्री होती है उसमें पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि पारित किया जाता है, एक एक्ट बनाया जाता है, एक सेपरेट एक्ट होता है जो कंपनीज के लिए ही बनाया जाता है। इन्हें स्टैट्यूटरी, और अगर इन कंपनीज के इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। तो इसमें आपके फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब कुछ आते हैं। इन कंपनीज को अपने नेम के एंड में लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, टेम्पररी इनकॉर्पोरेशन इसी के थ्रू ही, इसी ऐसी ही कंपनी जो है वो अब आ रही है। इनको यानी कि इनकॉर्पोरेटेड होती है, ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करा दी जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। अच्छा, ये या कि कुछ अदर कंपनीज भी होती हैं जो कि अदर किसी एक्ट अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की जाती है या फॉर्म की जाती है, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 जो है वो भी आया हुआ था, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर ही होगा। हालांकि उसका कंट्रोल जो है वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 का होगा, लेकिन रजिस्टर्ड जो है वो हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बेसिस पर हमारी कौन कौन सी कंपनीज होती है? लायबिलिटी के इस पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी जिसमें की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। अब ये लिमिटेड कहाँ पर होती है? कि हमारे कुछ शेयर्स होते हैं, उसकी फेस वैल्यू होती है, जितने आपने शेयर्स लिए हैं उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो लिमिटेड बाय द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स वो होती है जिसमें कि उसकी लायबिलिटी शेयर्स के फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर ने 100 रुपीज का एक शेयर परचेज किया, जिसके 80 रुपीज दे दिए हैं, लेकिन अभी 20 रुपीज जो है वो उसके बाकी हैं, तो यानी वो सिर्फ उतने 20 रुपीज के लिए ही लायबल होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं। कुछ होती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, की गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं। तो जो गारंटी के द्वारा लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो उनकी लायबिलिटी जो है वो उतने तक होती है जितने की उसने गारंटी दी हुई होती है। जितने रुपीज की एक पर्सन ने, एक मेंबर ने गारंटी दी है, वो उतने के लिए लायबल रहेगा, चाहे उसके शेयर्स उससे काफी कम क्यों ना हो। इसके बाद नेक्स्ट होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
अनलिमिटेड मीन्स कि जो कंपनी के लोन होते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए वो पर्सनली रूप से भी लायबल कहलाते हैं। उनकी पर्सनल एसेट्स भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। और कंपनी के लेकिन इसमें वो अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी उतने के लिए होती है जबकि कंपनी डिसॉल्व हो रही है, यानी जब कंपनी का समापन हो रहा है उस डेट से 1 वर्ष तक का जितना भी लोन होगा उसके लिए वो पर्सनली लायबल होते हैं। उससे पहले वाले लोन के लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। हालांकि इस तरह की कंपनी जो है वो प्रचलन में नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनरशिप में। उस अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड बनाने के लिए ही तो कंपनीज बनाई जाती है। तो इट मीन्स कि हम इस तरह की कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं, तो प्रचलन में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि क्या शेयर्स ट्रांसफर किया जाता है या नहीं, इस बेस पर भी ऐसे कंपनी को डिवाइड कर दिया गया है। एक आपकी होती है प्राइवेट कंपनी, सेकंड होती है आपकी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनी एक्ट 2015 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में कहा गया है, जिसकी पेड अप कैपिटल जो है वो डिटरमाइन की गई है। उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कहा गया है कि उसके जितने भी शेयर्स हैं उसके ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। उसके जितने मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 2 होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 200 होंगे। इसके अलावा जो कि कंपनी है वो सिक्योरिटीज के परचेज करने में पब्लिक को इनविटेशन देने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम करती है। इसको अपने नेम के एंड में प्राइवेट वर्ड जो है वो लिखना कंपल्सरी होता है। अब नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 2015 में, उसमें पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहा गया जो कि प्राइवेट नहीं है, ए कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड अदर हैंड कि उसकी जो कि पेड अप कैपिटल है वो डिटरमाइन की गई है। एक कंपनी जो किसी एक ऐसी कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसके बावजूद भी वो सब्सिडरी कंपनी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी बनी रह सकती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर भी हमने कंपनीज को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी हमारे कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी की पेड अप शेयर कैपिटल में कम से कम 51% का भाग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अदर की गवर्नमेंट के अंडर रहता है। तो ये माना जाता है कि वो कंपनी जो है वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी में केवल गवर्नमेंट जो है वो बहुमत रखने के लिए ही 51% जो है वो शेयर लेती है, यानी बाकी के 49% शेयर जो है वो सारे के सारे पब्लिक को इशू कर दिए जाते हैं। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल भी बताए गए हैं इसमें कि जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अशोका होटल है, इसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। अब नाउ कुछ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंपनीज गिवन है, वो क्या है कि गवर्नमेंट कंपनीज में फर्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट। इसमें क्या किया जाता है? ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सलाह पर ये नियुक्त या फिर पुनर्नियुक्त किए जाते हैं। जो कि इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, उसको कुछ ऑथोरिटीज भी अवेलेबल कराई जाती है। ये अधिकार उनके क्या होते हैं कि वो ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनीज के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट करने की मेथड्स बताता है और ऑडिटर को कंट्रोल करने का काम भी करता है, गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है कि उसको किस तरीके से कार्य करना है। कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए वो मतलब
जो लगता है कि उचित है, ऐसे व्यक्तियों को इंस्पेक्शन करने के लिए वो दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट आपका आता है ऑडिट एंड एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें वो एज ए मेंबर होते हैं। वहाँ कंपनी की एक जनरल मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है। उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है और ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत करनी जरूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है third point, government companies are exempt from the applicability of certain provisions of the act। कि कुछ एक्ट के प्रोविजंस हैं, उन सभी प्रोविजंस से गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। वो प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज प्रोविजंस और सेक्शन 152। सेक्शन 152 में प्रोविजंस है आपका to appointment या reappointment of the director in wholly owned government companies। Next is provisions regarding appointment and remuneration of managing director। जो managing director होते हैं या whole time directors होते हैं, उनके appointment के लिए जो provisions है उससे government companies को exempt कर दिया गया है। Next is कि जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज जो कि डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनके रिजोल्यूशंस, उनके रिस्ट्रिक्शंस, उनके रजिस्ट्रार के पास अगर किसी तरह का कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड करना है उसके रिगार्डिंग सेक्शन 162 एंड 163 के प्रोविजंस हैं, उनसे भी इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 188 के प्रोविजन से भी इसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। नॉमिनीज जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, उनके द्वारा जितने भी शेयर्स हैं उसके रिलेशन के अकॉर्डिंग जो कि सेक्शन 56 का प्रोविजन है उससे भी गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। यानी कि इन प्रोविजंस को गवर्नमेंट की कंपनीज को फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की पोजीशन क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं कहलाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन उसको गवर्नमेंट की ही कंपनी मान लेना यानी गवर्नमेंट के समान उसको मान लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका एक अलग लीगल एंटिटी बन जाती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो जाती है। और अलग लीगल एंटिटी होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज कहलाते हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कि जो कि गवर्नमेंट कंपनी है वो एक मिक्स्ड एंटरप्राइज के रूप में काम करती है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसमें कम से कम 51% के शेयर्स जो है वो परचेज कर लेती है। लेकिन जो कि बाकी सब काम होता है वो एज इट इज, जैसे कि पब्लिक और गवर्नमेंट मिलकर कर रही हैं उस तरीके से किया जाता है। इस चीज को मिक्स एंटरप्राइज जो है वो मान लिया जाता है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी एक फॉरेन कंपनी मान ली जाए यदि गवर्नमेंट किसी कंपनी को जिसका कि इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है और वो गवर्नमेंट वो इंडिया के अंदर ही क्या कर रही है, ट्रेड करने का काम कर रही है, तो वो क्या मान ली जाएगी, फॉरेन कंपनी मान ली जाएगी। लेकिन इसमें भी इसने एक रिस्ट्रिक्शन बता दी है कि कंपनी एक्ट की व्यवस्थाओं में ये कहा गया है कि एक ही साथ एक कंपनी को गवर्नमेंट और फॉरेन दोनों मान लेना असंभव होता है। इसीलिए इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी ही मान लेना चाहिए। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी की कोई सब्सिडियरी कंपनी हो तो उसको होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। यानी होल्डिंग कंपनी का अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर। तो सब्सिडियरी कंपनी जो है उसको भी जानना जरूरी है। सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होगी,
कंपनी एक्ट 2013 के सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में बताया गया है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी तभी मानी जाती है जब दूसरी कंपनी उस कंपनी पर पूरी तरीके से उस मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर चलती है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं वो उसके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा जो कि उसके जितने शेयर्स होते हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के आधे से अधिक भाग पर उसका होल्ड होता है, यानी कि वो 50% से ज्यादा पर शेयर्स जो है उस पर होल्ड कर चलती है, तो वो एक होल्डिंग कंपनी कहलाती है। यदि कोई ऐसी सब्सिडियरी कंपनी जो कि सेम एक अन्य कंपनी की भी सब्सिडियरी कंपनी है, तो उस टाइम पर ये देखा जाएगा कि वो किसकी सब्सिडियरी कंपनी होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल भी गिवन है बेटा, ध्यान से देखो कि कंपनी ए है। कंपनी ए जो है उसमें उसकी जो की सब्सिडियरी कंपनी है वो कंपनी बी है, और कंपनी बी की सब्सिडियरी कंपनी जो है वो कंपनी सी है, और कंपनी सी की सब्सिडियरी कंपनी जो है वो कंपनी डी है। तो जो कंपनी डी है वो कंपनी ए की भी सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी, क्योंकि कंपनी ए का ही इस पर कंट्रोल बना हुआ है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी। नेशनलिटी के बेसिस पर टू टाइप्स की कंपनी में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हमारी होती है इनलैंड कंपनीज और एक होती है हमारी फॉरेन कंपनीज। इनलैंड कंपनीज वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर किया जा रहा है किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग। किसी भी एक्ट मीन्स कि इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनकॉर्पोरेटेड की जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, इनलैंड कंपनीज कहलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट मैंने आपको बताए थे, जैसे बैंकिंग के अलग एक्ट होते हैं, लेकिन सभी एक्ट जो हैं वो तो उनके कंट्रोल करने के लिए होते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट इज द फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन से हो। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कि ना इनकॉर्पोरेटेड तो इंडिया के बाहर हुई हो लेकिन वो इंडिया में ट्रेड कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 जो है वो एग्जाम्पल देकर पता लगाना है कि क्या कौन सी कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी है। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो कि एक कंपनी जिसकी इनकॉर्पोरेशन तो इंडिया में हुआ है, लेकिन वो इंडिया के बाहर क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में वो फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर होना चाहिए था, लेकिन ट्रेड जो है वो इंडिया के अंदर कर रही होनी चाहिए थी, तो वो फॉरेन क्या थी? तो इट मीन कि इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है। अब सेकंड, एक कंपनी जिसका की कॉर्पोरेशन तो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन वो इंडिया में ट्रेड कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो इट मीन्स कि ये क्या कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन वो इंडिया में अपना व्यापार कर रही है। दोनों एग्जांपल क्लियर हुए आपको फॉरेन कंपनी के? यस। इसके बाद बेटा अदर कंपनीज आती हैं, वो टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगी। सिर्फ आप फॉरेन कंपनी का एक और टॉपिक है, उसको ध्यान से सुनो कि डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रार को फॉरेन कंपनी को देने होते हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। कि अगर वो इंडिया में ट्रेड कर रही है तो 30 डेज के अंदर अंदर उसको कंपनी को क्या करना होगा? रजिस्ट्रार के सामने ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि कंपनी का चार्टर, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी एक एक कॉपी जो है वो। इसके अलावा कि अगर ये कॉपी इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में इसको ट्रांसफर करते हुए प्रोवाइड करानी जरूरी है। कंपनी जहां पर रजिस्टर्ड है उसके ऑफिस का पूरा पूरा पता जो है, मेन ऑफिस का पता भी उसमें होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उसकी एक कॉपी दे देनी होगी। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर सेक्रेटरीज हैं तो उनकी भी एक लिस्ट बनाकर रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति जो कि इंडिया के ही निवासी हैं
तो उनके भी नेम एंड एड्रेसेस की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करानी जरूरी है। इंडिया में कंपनी किस कहाँ पर ट्रेड कर रही है उस प्लेस का पूरा एड्रेस प्रोवाइड कराना जरूरी है। इसके अलावा कि वो कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर वो ट्रेड करने के लिए अपना कोई ऑफिस जो है वो खोल सकती है, या फिर उसने कुछ बंद कर दिया है ऑफिस तो कहाँ बंद कर दिया है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराना कंपल्सरी।